नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आगामी 7 जुलाई के लिए होने वाले सीटेट एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का वीडियो सीडीपी का एक तरीके से रिवीजन वीडियो है, मॉक टेस्ट भी है, या कह लीजिए एक तरीके से आपका स्ट्रेंथ चेक करने का एक अच्छा तरीका भी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अभी तक अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें हमने 50% लिए हैं, जो एक तरीके से रिवीजन है। सारे के सारे प्रश्न सीटेट 2011 से 2024 तक पूछे गए हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है कि समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता है। देखिए, समावेशी शिक्षा में जो आवश्यकता है वो विविधता को स्वीकृति। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कुछ निगेटिव कीवर्ड्स हैं, उनको मैं यहाँ सर्किल करता जाऊँगा 50 के 50 क्वेश्चन में। कभी भी मानकीकृत पाठचर्या या रूढ़िबद्धताएं या अगम्य शब्द दिखे तो कभी भी ऑप्शन सही नहीं होगा। तो मानकीकृत ध्यान रखिए, रूढ़िबद्धताएं ध्यान रखिए, या अगम्य ध्यान रखिए, तो ये कभी भी आंसर सही नहीं होगा। ठीक है, तो रूढ़िबद्धता को बढ़ावा नेगेटिव कीवर्ड है, तो सही आंसर हो गया विविधता को स्वीकृति। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्वालीनता विकार का विशिष्ट लक्षण है। स्वालीनता का मतलब होता है ऑटिज्म, इसे ASD भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो विशिष्ट लक्षण है वो है बाधित संप्रेषण, यानी मिसकम्युनिकेशन। जो बच्चे के लिए ऑटिज्म की समस्या होती है वो अच्छे से एक दूसरे से वार्तालाप नहीं कर पाते हैं। तो सही आंसर हो गया पहला, बाकी ये सारे आंसर गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया गया था। देखिए, पाड़ का प्रयोग और समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ठीक है, ZPD और पाड़, ठीक है, और एक शब्द है MKO। ये तीनों के तीनों शब्द जहां भी दिखेंगे वहां सही आंसर होगा लेव वाइगोत्स्की। तो अब ये तो गलत हो गया, क्योंकि ये लेव वाइगोत्स्की से संबंधित नहीं है, कह रहा है जीन पियाजे द्वारा, तो इसे कहते हैं स्कीमा। ठीक है, कि मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया गया है, उसे स्कीमा कहते हैं। वस्तु स्थायित्व गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सिद्धांतवादी और उनके द्वारा प्रतिपादन विचार का सही युग्म चुनिए। तो सही आंसर है इसमें लेव वाइगोत्स्की। देखिए, लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो ये हो गया सांस्कृतिक उपकरण सही। हार्वर्ड गार्डनर जी का घटक गलत है। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है, जिन्होंने 9 प्रकार की बुद्धि बताई है। जी का घटक जो है, जी फैक्टर जो दिया है वो स्पीयरमैन ने दिया। जीन पियाजे पाड़ गलत है, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की से संबंधित है। लॉरेंस कोहलबर्ग से संवेगात्मक परिपक्वता गलत है, क्योंकि लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, संकेत व अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को जरूरत पड़ने पर मदद करना क्या कहलाता है। ये कहलाता है पाड़। लेव वाइगोत्स्की ने इसे सहायता कहा है, बच्चों की सहायता। सहायता कैसे की जा सकती है बच्चों की? पाड़ के द्वारा। और पाड़ कहते हैं जहां बच्चे को कोई समस्या हो, जैसे प्रश्न हल करते समय या किसी समय, तो कोई संकेत या इशारे के द्वारा बच्चे को जरूरत करने पर उसकी मदद करना क्या कहलाएगा? पाड़ कहलाएगा, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। ठीक है, पुनर्बलन, अनुबंधन, संज्ञानात्मक द्वंद्व गलत है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्न में से बच्चे के समस्या समाधान में बाधा क्या उत्पन्न करेगा। ठीक है, बाधा बतानी है, तो समस्या को सही से पहचानना ये बाधा नहीं है, बल्कि अच्छी बात है, तभी आप समस्या को सॉल्व कर पाएंगे। समस्या को स्पष्टता से परिभाषित करना ये भी बाधा नहीं है। पहले सुलझाई गई मिलती जुलती समस्याओं के बारे में सोचना ये भी बाधा नहीं है। वस्तुओं के इस्तेमाल के पारंपरिक तरीके पर स्थिर रहना, फिक्स्डनेस, तो फिक्स्डनेस जो है ये जो है एक बाधा है, स्थिर रहना। ठीक है, बल्कि क्या होना चाहिए? लचीलापन होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। किसी भी समस्या को सॉल्व करते समय उसके विविध पहलुओं को सोचना होता है, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ना कि स्थिर रहना चाहिए। तो सही आंसर होगा जो बाधा उत्पन्न करेगा वो चौथा। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, भाषा विकास के लिए संवेदनशील समय कौन सा है। अच्छा क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है आरंभिक बाल्यावस्था। कहीं कहीं प्रारंभिक बचपन भी आ जाता है। तो ठीक है, जो भी आंसर हो वो आप लगा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे अनुकरण करने लगते हैं, यानी नकल करने लगते हैं, और उनमें वस्तु स्थायित्व की योग्यता आ जाती है। तो सही आंसर है इसका संवेदी गामक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, समस्या समाधान की प्रक्रिया किससे बेहतर होती है। तो समस्या समाधान की जो प्रक्रिया होगी वो लॉजिकल थिंकिंग से बेटर होगी। ठीक है, तार्किक सोच, लॉजिकल थिंकिंग से बेटर होगी, ना कि किससे
बाकी जो ऑप्शन दिए हैं वो सारे गलत है। जैसे निष्क्रिय अनुसरण गलत, प्रक्रिया सेट, इसे रेस्पॉन्स सेट कहते हैं, तो ये भी गलत है। ठीक है, कभी कभी इससे भी संबंधित प्रश्न आता है कि समस्या समाधान की प्रक्रिया में क्या बाधा है, तो होता है प्रतिक्रिया सेट। प्रकार्यात्मक स्थिरता, ये भी गलत है, तो सही आंसर होगा पहला। क्वेश्चन नंबर 10 है आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। ठीक है, तो आकलन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के अंकों की व्यापकता, जहां अंक आ जाए, ग्रेड देना आ जाए, ठीक है, तो या कक्षा में प्रमोट करना आ जाए, तो वो सारे आंसर गलत होंगे। जैसे चौथा है ग्रेड देना, तो ये भी गलत होगा। ठीक है, सफल और असफल विद्यार्थियों की पहचान करना, ये भी निगेटिव कीवर्ड है, ये भी गलत होगा। सही आंसर है कि विद्यार्थियों के सीखने की प्रोग्रेस की समझ बनाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में किसकी भूमिका पर बल दिया है, तो सही आंसर है भाषा। संज्ञानात्मक विकास, सहज क्रियाएं, स्कीमा देखिए जीन पियाजे से संबंधित है। तो लेव वाइगोत्स्की से जो संबंधित कीवर्ड हैं वो मैंने बताई दिए, एक तो हो गया भाषा, एक हो गया सामाजिक, एक हो गया सांस्कृतिक, एक हो गया पारस्परिक शिक्षण, MKO, ZPD और पाड़। ठीक है, अगर ये शब्द कहीं भी दिखें तो सही आंसर होगा लेव वाइगोत्स्की। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्न में से किसने बच्चों और वयस्कों के नैतिक तार्किकता का वर्णन करने के लिए विकास चरणों का एक क्रम सुझाया। अगर नैतिक तार्किकता की बात आ जाए तो सही आंसर होगा लॉरेंस कोहलवर्थ, क्योंकि इन्होंने ही नैतिक सिद्धांत दिया था, या नैतिक विकास का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बुद्धिलब्धि यानी IQ परीक्षण की आलोचना करने का आधार क्या है। तो जो IQ इंटेलिजेंट क्वेश्चन की जो आलोचना करने का आधार है वो पक्षपाती मानदंड है, क्योंकि ध्यान रखिए यहाँ पर ये माना जाता है कि कोई ऐसी टेक्निक आज तक विकसित नहीं हुई जिससे एग्जैक्ट और सही तरीके से बुद्धिलब्धि को मापा जा सकता हो। कोई भी बुद्धिलब्धि को मापते समय कुछ ना कुछ पूर्वाग्रह जरूर इंक्लूड होते हैं। जब पूर्वाग्रह इंक्लूड होते हैं तो उसे पक्षपाती माना जाता है, तो इसे कहते हैं पक्षपाती मानदंड। बाकी सारे आंसर गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी कि ZPD अधिगम में संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट की चर्चा किसने की है, तो मैंने बता दिया था लेव वाइगोत्स्की ने की है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कि अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर विकार से जूझते विद्यार्थियों के बारे में निम्न में क्या सही है। तो देखिए इसका सही आंसर होता है, जो ADHD प्रॉब्लम होती है उसमें सही आंसर होता है आवेगशीलता। तो सही आंसर होगा पहला, यानी आवेगशीलता के निरंतर स्वरूप को दर्शाते हैं। तो वह काफ़ी देर तक निर्धारित सीट पर बैठ सकते हैं, गलत। उनमें सभी को सुनने की अति सहनशीलता होती है, गलत। वह अपनी क्रियाओं को व्यवस्थित रूप से करते हैं, गलत। सही आंसर है आवेगशीलता। बस इतना सा वर्ड याद रखिए, यहाँ से आपका सवाल सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में चर्चा और वाद विवाद को बहुत महत्व देता है। तो चर्चा और जो वाद विवाद को बहुत महत्व देता है उसे कहते हैं सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, क्योंकि समाज में रहने के लिए ही सबसे ज़्यादा भाषा, चर्चा और वाद विवाद की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो सही आंसर होगा लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत BF स्किनर द्वारा व्यवहारवाद का सिद्धांत, मनोविश्लेषण सिद्धांत सारे गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक सामाजिकरण की संस्था है। देखिए जो निकटतम परिवार के सदस्य होते हैं या जो ब्लड रिलेशंस होते हैं वो प्राथमिक सामाजिकरण की संस्थाएं होती हैं, और बाकी सारे विद्यालय, स्कूल जो भी है, मीडिया या जो वो सारी की सारी व्यवस्थाएं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये सब जो धार्मिक संगठन, मुद्रित प्रचार संस्थाएं, सांस्कृतिक धारणाएं, ये द्वितीयक सामाजिकरण की संस्थाओं में आएंगी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, जीन पियाजे के अनुसार नई जानकारी की समझ बनाने के लिए मौजूदा स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया समायोजन कहलाती है। ध्यान रखिएगा, समायोजन कहलाएगी। केंद्रीकरण, असंतुलनीकरण, संवेदन गलत है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, स्वालीनता यानी कि ऑटिज्म वही ASD ग्रसित जो है विद्यार्थी विशिष्ट रूप से किस व्यवहार को प्रदर्शित करता है। तो मैंने बता ही दिया था कि उत्कृष्ट मौखिक संप्रेषण कौशल नहीं होता, बल्कि उस क्या दिक्कत होती है उसको, कौशल में तो संप्रेषण में तो उसे दिक्कत ही होती है। अतिक्रियाशीलता, ये हाइपर एक्टिविटी ADHD का उदाहरण है। तो इसके जो व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं वो है पुनरावृत्ति आचरण या
व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। एक ही बार को बार बार दोहराना। और एक बात और है यहाँ पर, एक व्यवहार और प्रदर्शित करते हैं कि बारीक जानकारी पर नजर रखना। ये भी प्रश्न पूछा गया, बारीक जानकारी पर नजर रखना, ठीक है। तो ये भी ठीक। सामाजिक अंतःक्रिया के लिए उत्साह, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। वे अत्यधिक प्रयासों द्वारा सीखते हैं, गलत। अगर अत्यधिक प्रयासों द्वारा सीखेंगे तो प्रतिभाशाली ही नहीं माने जाएंगे। वे जानकारी को समझने में अधिक समय लेते हैं, फिर वही बात, गलत। उनमें औसत से अधिक क्षमता होती है, बिल्कुल सही। क्योंकि जो प्रतिभाशाली छात्र हैं उनमें औसत से थोड़ी सी अधिक क्षमता होती है। उनके विचारों में रचनात्मकता और मौलिकता की कमी होती है, नहीं, बल्कि उनमें रचनात्मकता और मौलिकता सामान्य छात्रों की अपेक्षा अधिक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 21, रचनावाद जो है किसका समर्थन करता है। तो इसका सही आंसर है शिक्षार्थियों के द्वारा ज्ञान के सृजन का। शिक्षकों द्वारा ज्ञान की अस्वीकृति, गलत। पहले से अर्जित ज्ञान के पुनरुत्पादन, गलत। रटकर याद किए गए ज्ञान के प्रदर्शन, गलत। रटकर याद करना, कंठस्थीकरण, ये तो प्रश्न जहाँ भी दिखेगा ये शब्द आप उसको कभी भी सही आंसर नहीं मानेंगे। 22 देखिए, दूसरों की मनोदशा, प्रेरणा और इच्छाओं की पहचान करना और समुचित रूप से उनके प्रति प्रतिक्रिया करना किस बुद्धिमत्ता की विशेषता है। तो ये जो बुद्धिमत्ता पूछी गई है हावर्ड गार्डनर के अनुसार, हावर्ड गार्डनर ने 9 प्रकार की बुद्धि बताई है। हमने इसके लिए कुछ वीडियो भी किए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उन बुद्धियों में एक बुद्धि होती है अंतःवैयक्तिक बुद्धि, जो कि अगर आप दूसरों की मनोदशाओं, प्रेरणा और इच्छाओं को समझ पाते हैं तो उनमें अंतःवैयक्तिक बुद्धि होती है, ठीक है। प्रकृतिवादी, अंतर्वैयक्तिक, गतिशीलतात्मक, गलत है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बाल विकास का है। तो इसका सही आंसर है तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अंतर्विषयात्मक और गतिशील, ठीक है। ऐकिक और अवैज्ञानिक नहीं होगा, ठीक है। अवैज्ञानिक लिखा हुआ है यानी कि साइंटिफिक नहीं है। तो बाल विकास का जो क्षेत्र वो तो साइंटिफिक है। और स्थिर मैंने कहा था गलत, नेगेटिव कीवर्ड है, तो ये भी नहीं, क्योंकि विकास हमेशा डायनेमिक होता है। अस्पष्ट और, ठीक है, प्राचीन, तो अस्पष्ट भी नहीं है, ठीक है। प्राचीन तो कहा जा सकता है, अस्पष्ट ये गलत होगा। तो सही आंसर होगा अंतराविषयात्मक और गतिशील। 24 देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे संतुलन, क्रमबद्धता और वर्गीकरण किस चरण में समझ पाते हैं। तो देखिए, जीन पियाजे से संबंधित जो 4 अवस्थाएं हैं उनकी एज ग्रुप और उनके लक्षण अच्छे से याद कर लीजिए। हमारे जीन पियाजे पर एक सेपरेट वीडियो वो देख लीजिए, क्योंकि 2 प्रश्न जरूर गारंटी से आएंगे और यहाँ से एक लक्षण वाला प्रश्न हमेशा आता है। तो जहाँ भी संतुलन, क्रमबद्धता, वर्गीकरण और एक संरक्षण इसकी बात आएगी तब हमेशा सही होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, समावेशन को समुन्नत का मतलब प्रमोट करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। तो प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करना ये यहाँ पर नेगेटिव कीवर्ड माना जाता है, ध्यान रखना। रटना, स्पर्धा और प्रतियोगिता, ठीक है, ये नेगेटिव कीवर्ड माने जाते हैं। अध्यापक केंद्रित, तो अध्यापक केंद्रित भी नेगेटिव माना जाता है, तो ये भी नहीं होगा। शिक्षण शास्त्र विधियों को क्रियान्वित करना। वैयक्तिक भिन्नताओं की अनदेखी करनी चाहिए, ये भी गलत है, क्योंकि वैयक्तिक भिन्नताओं को क्या समावेशी शिक्षा में इंक्लूड ही किया जाता है, तो अनदेखी करना गलत। तो सही आंसर होगा अधिगम के सार्वभौमिक अविकल्प या डिजाइन को क्रियान्वित करना। तो चौथा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान दृष्टिबाधिता से जूझने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में बाधक है। जो दृष्टिबाधित हैं, जो देख नहीं सकते, उनके समावेशन में क्या बाधक है। तो ब्रेल किताबें ये तो उपयोगी है उनके लिए। स्पर्शनीय मानचित्र या 3D जो छूने वाले वो भी, लिपिक की मदद लेना ये भी सही होगा, लेकिन लिखित परीक्षाएं ये उनके लिए बाधक होगा। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। 27 देखिए, भाषा और विचार कई महत्वपूर्ण रूपों में अंतःक्रिया करते हैं, बिल्कुल सही ऑप्शन है। भाषा और जो विचार है वो एक दूसरे से बहुत गुथे हुए कोरिलेटेड होते हैं और खूब अंतःक्रिया करते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, गलत, ठीक है। किसी व्यक्ति के विकास को प्रभावित नहीं करते, ये भी गलत है। स्थिर और एक ही तरीके से अंतःक्रिया करते हैं, ये भी गलत है।
28 देखिए, एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष मुख्यतः किस पर केंद्रित होता है? तो सही आंसर है अधिगमकर्ता, शिक्षार्थी या बाल केंद्रित। पाठ्य पुस्तक, परीक्षा केंद्रित, अध्यापक केंद्रित गलत है। 29 क्वेश्चन देखिए, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति आत्मसातकरण और समंजन के मध्य किस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं? तो सही आंसर होगा संतुलन। असंतुलन, अवबोधन, भ्रम गलत है, तो सही आंसर है संतुलन। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, अक्सर गुलाबी रंग को लड़कियों से और नीले रंग को लड़कों से जोड़ना निम्न में से किसे दर्शाता है? तो इस तरीके का जब भी प्रश्न आए, लड़के लड़कियों में भेद किया जाए किसी भी बात पर, तो वो कहलाता है जेंडर रूढ़िवादिता। ठीक है, विविधता, सकारात्मकता, समानता नहीं, जेंडर रूढ़िवादिता। 31 क्वेश्चन देखिए, अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए? देखिए, बहुत अमूर्त और बहुत जटिल बिल्कुल गलत है। ठीक है, लर्निंग यानी कि सीखने को प्रभावशाली बनाना है तो बहुत अमूर्त होगी और जटिल होगी, तब तो सीख नहीं पाएगा। असंबंधित खंडों से प्रस्तुत होगी तब भी नहीं सीख पाएगा, अलग अलग खंडों में हो। विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से संबंधित होना चाहिए। ठीक है, यही सही होगा। अति आसान और अधिक सरल, इससे भी मतलब नहीं है, बल्कि क्या मतलब है सबसे ज्यादा, जो विद्यार्थियों के आसपास हो रहा है, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में जो चीजें हैं उनसे रिलेटेड होनी चाहिए। 32 देखिए, अधिगम हेतु मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना। देखो, मूल्यांकन व्यापक होना चाहिए, बिल्कुल सही, क्योंकि सीसी की संकल्पना याद कीजिए, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, तो सतत भी होना चाहिए। मानकीकृत परीक्षण, देखो मैंने पहले ही बताया था ये नेगेटिव कीवर्ड है, तो यही नहीं होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज्ड। ठीक है, विद्यार्थियों द्वारा स्व मूल्यांकन अधिगम हेतु मूल्यांकन का हिस्सा होना चाहिए, ये भी सही, तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 33 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सकल मोटर कौशल का एक उदाहरण है? तो जो बड़े कार्य होते हैं जैसे फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना, ठीक है, रेस लगाना, ये सकल मोटर में आएंगे। ठीक है, और जो छोटे कार्य होते हैं वो सूक्ष्म गतिक कौशल में आएंगे। ठीक है, तो फुटबॉल को किक मारना सकल मोटर कौशल कहलाएगा। सुई पिरोना, लिखने के लिए पेंसिल पकड़ना, ट्रेड में बीट लगाना, ये सूक्ष्म गतिक कौशल में आएंगे। 34 देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर तक के बच्चों के लिए शिक्षा के लिए किसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए? तो सही आंसर है मातृभाषा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, एक पेंसिल को पकड़ना किस कौशल का उदाहरण है, जबकि फुटबॉल को धकेलना किस कौशल का? तो मैंने बताया था सूक्ष्म गतिक कौशल पेंसिल को पकड़ना, और सकल गतिक क्या होगा? फुटबॉल को धकेलना। ठीक है, तो ये सारे बाकी गलत हो जाएंगे। 36 देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे किस स्तर पर सामाजिक मुद्दों और न्याय के प्रति अपनी समझ स्थापित कर लेते हैं? तो सही आंसर है ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। न्याय, कानून व्यवस्था को समझना और समाज के प्रति अपने दायित्वों को समझना और कल्पना का विकास, ठीक है, परिकल्पना का विकास, ये सब आते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। 37 देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने किस पर जोर दिया है? तो देखिए, कठोर पाठ्यक्रम गलत है, योगात्मक आकलन गलत, क्या होना चाहिए सही आंसर? रचनात्मक आकलन। ठीक है, तो योगात्मक कभी भी सही नहीं होगा। परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र गलत, क्योंकि बाल केंद्रित होना चाहिए। तो सही आंसर क्या बचा? एक बचा, बहुविषयता की शिक्षा, यानी कि डिफरेंट विषय की शिक्षा। 38 संज्ञान और भावनाएं क्या हैं? एक दूसरे से स्वतंत्र है, गलत। एक दूसरे से कभी कभार ही संबंधित, ये भी गलत। एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहती हैं। ठीक है, ठीक है, इमोशंस जो होते हैं और संज्ञान एक दूसरे से क्या होता है? परस्पर संबंध, वातावरणीय कारकों द्वारा प्रभावित नहीं होते, तो ये भी गलत ऑप्शन। 39 देखिए, बहुबुद्धि सिद्धांत कहता है कि हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत कहता है कि बुद्धि विभिन्न प्रकार की हो सकती है। उनका कहने का मतलब ये था कि प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग क्षमताएं होती हैं, अलग अलग कार्य करने की क्षमताएं होती हैं, तो उनके पास अलग अलग बुद्धि होती है। इसीलिए उन्होंने 9 प्रकार की बुद्धि बताई थी कि जो संगीतज्ञ है उसमें संगीत की बुद्धि होगी, जो कवि है उसमें भाषाई बुद्धि होगी, जो खिलाड़ी है या डांसर है उसमें शारीरिक गति संवेदी होगी, जो दूसरों की भावनाओं को अच्छे से समझ सकता है उसमें अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होगी। इस तरीके से अलग अलग बुद्धि होती है। बुद्धि को तेज नहीं किया जा सकता, ये गलत है। सटीक रूप से मापा जा सकता है, मैंने पहले ही बताया था IQ या बुद्धि को सटीक रूप से मापा ही नहीं जा सकता, और सभी व्यक्तियों में बुद्धि स्तर एक समान होता है, तो ये गलत है।
40 मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? नामीकरण, देखिए नामीकरण, पृथक्करण या लेबलिंग या समूहीकरण, ये सारे नेगेटिव कीवर्ड हैं तो कभी भी सही नहीं होंगे, तुरंत काट दो, ठीक है। और विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को समझना, अधिगम की प्रोग्रेस, लर्निंग प्रोग्रेस को समझना सही आंसर है। कम अंक वाले विद्यार्थियों का अवरोधन या रोकना, ये भी गलत है। 41 देखिए, एक विशिष्ट अधिगम असमर्थता, पठन वैकल्य यानी कि डिसलेक्सिया, ठीक है। तो डिसलेक्सिया की क्या विशेषता है? डिसलेक्सिया एक लर्निंग डिसेबिलिटी है, ध्यान रखिए, एक लर्निंग डिसेबिलिटी है, सीखने में विकार है ये, ठीक है, या इसे पठन विकार भी कहते हैं सामान्यतः। तो देखिए यहाँ पर चलने में कठिनाई गलत, मौखिक संप्रेषण में कठिनाई गलत, खाने में कठिनाई गलत। मौखिक संप्रेषण में कठिनाई को ऑटिज्म या स्वालीनता कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा लेख का बोध। अब लेख का मतलब ये मत समझना ये अफेजिया है, ठीक है। तो लेखन में सिर्फ कठिनाई हो तो उसे अफेजिया कहते हैं, लेकिन लेख का बोध, अंडरस्टैंड करने में कठिनाई होगी तो क्या होगा? इसे डिसलेक्सिया। 42 देखिए, जीन पियाजे के सिद्धांत में किसी वस्तु के सामने ना होने की स्थिति में चिन्हों द्वारा उसे दर्शाकर काम करने की योग्यता क्या कहलाती है? इसे लाक्षणिक प्रकार्यता कहते हैं। समावेशन, प्रतिवर्ती सोच, संरक्षण, गलत ऑप्शन। 43 देखिए, रचनात्मक मूल्यांकन निम्न में से किसके लिए प्रभावी होता है? तो असफलता का निरंतर भय पैदा करने में गलत, विद्यार्थियों के प्रदर्शन की तुलना करना, मैंने पहले ही बता दिया था, प्रतियोगिता, तुलना, स्पर्धा, गलत होगा। विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को समझने में ताकि उन्हें सहायता प्रदान की जा सके, बिल्कुल सही है। नामीकरण, वर्गीकरण, विशेष विद्यालय, विशेष शिक्षक, विशेष कक्षा, विशेष पुस्तक, या जो विशेष आ जाए तो वो गलत होगा, क्योंकि हमारे पास समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट है जहां अलग से किसी को नहीं पढ़ाया जाता बल्कि सभी लोगों को, सभी छात्रों को एक साथ एक समान रूप से शिक्षा दी जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44 है, जेंडर क्या है? तो जेंडर जो है एक सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्मित होता है, ठीक है। जो जेंडर होता है सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्मित होता है, जबकि लिंग होता है, जो सेक्स होता है, वो ध्यान रखिए जैविक, ठीक है, वो जैविक क्रियाओं द्वारा या आनुवांशिक लक्षणों द्वारा निर्धारित होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिए, वंशानुगत कारकों द्वारा गलत, आनुवांशिक लक्षणों द्वारा जन्मजात प्रवृत्ति है, गलत। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग या विचार बेस को एक तकनीक के रूप में बच्चों में किसको विकसित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इसे कहते हैं अपसारी सोच, डाइवर्जेंट, ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग। अगर कभी भी प्रतिभाशाली बच्चों की बात आए, ठीक है, या सोचने समझने की बात आए तो वहां पर अपसारी सोच सही ऑप्शन होगा। डाइवर्जेंट सोच यानी कि विभिन्न विभिन्न दिशाओं में लचीलेपन के साथ सोचना, ठीक है। अनुक्रिया समुच्चय, रेस्पॉन्स सेट, गलत होगा। प्रकार्यात्मक स्थिरता चूंकि फिक्स्डनेस, गलत होगा। अभिसारी सोच यानी कि कन्वर्जेंट थिंकिंग, गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान करने वाली विशेषता नहीं है? क्रिएटिव विद्यार्थी की तो जिज्ञासा की प्रबल भावना, ये तो है उसकी विशेषता। अभिसारी सोच नहीं है, जो मैंने अभी बताया था। उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल भी है, नवाचारी अनूठे विचार भी है। 47 देखिए, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को किसके माध्यम से सुगमता दी जाती है? तो सही आंसर है, देखो एक बार प्रश्न आया था, वो भाषा, बाकी सारे आंसर गलत हैं। 48 देखिए, विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं, विकास अपेक्षाकृत क्रमिक होता है, आनुवंशिकता विकास का एकमात्र कारण है, तो यही गलत है, क्योंकि जो विकास होता है वो आनुवंशिकता के साथ साथ अन्य फैक्टर्स पर भी निर्भर है। तो विकास के साथ जैसे आनुवंशिकता के साथ पर्यावरण के साथ सामाजिक कारक भी इंक्लूड होते हैं, कुछ आर्थिक कारण भी इंक्लूड हो सकते हैं, लेकिन आनुवंशिकता पर ही निर्भर है, तो ये गलत है। बाकी सारे ऑप्शन सही है। 49 देखिए, अधिगम किसके द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है? अध्यापकों द्वारा पाठ प्रदान करना इससे प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि ये तो सहायता है। तो निराशा की भावना, ठीक है, निराशा की भावना द्वारा। बाकी विद्यालय का प्रिंट रिच मटेरियल परिवेश, ये सही होगा। विद्यार्थियों की जरूरत के अनुसार वैयक्तिक रूप से दिए गए जा रहे अन्वेषण, इससे नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, आप अपने विद्यार्थियों
दो बार लिख गया है। आप अपने विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत यानी कि प्रमोट करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए आप किन कौशलों का संवर्धन करेंगे? तो इसका सही आंसर होगा, देखिए, अभिसारी चिंतन कभी नहीं होगा, मैंने बता दिया, कन्वर्जेंट। कंठस्थीकरण, याद करना भी रटना भी नहीं होगा। निष्क्रिय अनुकरण भी नहीं होगा। तो क्या बचा? स्वचिंतन। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।